नमस्कार बच्चों, आज हम नेशनल मेरिट मंथ स्कॉलरशिप जो है एग्ज़ाम 2023-24 की तैयारी से संबंधित क्लास 8 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए वीडियो को स्किप न करें और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो विटामिन ए हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। अगला है, निम्न में से कौन सा अभाव जनित रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा यानी गलगन रोग हो जाता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। वह प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा अलग किया जाता है। तो इसे ओटना कहते हैं, यानी कि कपास में से बीजों को हाथों के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया ओटना कहते हैं। कपास का ओटना, यानी कपास के ओटने में क्या करते हैं, कपास के गुच्छे में से बीजों को अलग कर लिया जाता है, तो इसे कपास का ओटना कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा पारभासी पदार्थ, पारभासी यानी कि जिसमें आर पार थोड़ा हल्का दिखाई देता है, तो तेल लगा हुआ कागज पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। पांचवा प्रश्न है, पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है? यानी पत्तियां जो तने से जुड़ी रहती है उसको पर्णवृंत कहते हैं। यानी पत्ती का जो डंडल होता है ना, तने से जुड़ा रहता है, पर्णवृंत द्वारा जुड़ा रहता है। और पत्ती का जो पूरी संरचना फलक कहलाती है और बीच में शिराएं होती है उसके अंदर। छठा प्रश्न है हमारा, पुष्प के केंद्र में स्थित आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प के जो केंद्र में जो आंतरिक भाग होता है सेंटर में, वो कहलाता है पुकेंसर। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको स्त्री केसर वाला भी पार्ट होता है नीचे नीचे, जबकि ऊपर वाला पुकेंसर कहलाता है। स्त्री केसर में ओवरी होती है, स्टाइल होती है और स्टिग्मा होती है, जबकि पुकेंसर के अंदर एंथर होते हैं और फिलामेंट्स होते हैं। तो देखिए सातवां प्रश्न, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को दुराग्र संधि कहते हैं। दुराग्र संधि गर्दन को सिर से जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पे हमारा सातवां क्वेश्चन हुआ, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्र संधि का उदाहरण है, यानी कि जो गर्दन जो होती है उसके ऊपर दुराग्र संधि से जुड़ी रहती है हमारी खोपड़ी। आठवां प्रश्न, जन्म के समय मानव कंकाल में लगभग कितनी अस्थियां होती है? तो एक जन्म के समय बच्चे में 305 अस्थियां होती हैं, जबकि वयस्क व्यक्ति में जो हड्डियां जुड़ने के पश्चात 206 हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। नौवां प्रश्न है, मानव मेरुदंड कितनी वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकाओं का बना होता है? तो 33 वर्टिब्रेट्स पाई जाती है हमारी मेरुदंड में, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो 33 हमारा आंसर हुआ। 10वां प्रश्न है, लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो जो लोलक गति करता है तो वो एक प्रकार की आवर्त गति है। आवर्त गति ऐसी गति होती है जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार दोहराई जाती है, इसको आवर्त गति कहते हैं। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? यानी कि पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र जिसे रंध्र कहते हैं, यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। और पत्तियां जो होती है इसी से श्वास लेती है, यानी कि पादप श्वास इसी से लेता है। निम्न में से कौन एक परजीवी पौधे का उदाहरण है जो पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्व से वंचित कर देता है? तो यानी कि परजीवी जो पौधा है वो है अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो अन्य पादप के ऊपर बेलड़ी बना के, यानी कि एक वल्लरी बना के चढ़ जाता है और वहाँ से ही पोषक तत्व लेता है, यानी कि परजीवी पौधा है। 13वां प्रश्न है, उस पोषक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है? यानी कि डेड और डीके मटेरियल, यानी कि सड़े गले पदार्थों से भोजन लेने की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मृत जीवी, यानी कि सेप्रोट्रोप कहते हैं। यानी कि जो फंगी जो होते हैं, कवक जो होते हैं, वो सेप्रोट्रोप का उदाहरण है, यानी कि सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए मृत जीवी कहलाते हैं। 14वां प्रश्न है, जीवाणु राइजोबियम चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहकर उनमें किसकी आपूर्ति करते हैं? तो उनमें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। जो फलीदार पौधे होते हैं जिनकी गठानों के अंदर, जड़ों की गठानों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के उनके लिए नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। 15वां प्रश्न है, मानव शरीर की में छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? तो छोटी आंत वैसे 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो यहाँ पे 6.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई है, लगभग 7 मीटर के आसपास। तो छोटी आंत की लंबाई यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत हमारी आहार नाल की सबसे लंबी संरचना है। अगला है, निम्न में से कौन सी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है?
तो यकृत जो है, जिगर जो है, लीवर है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का उदाहरण है लीवर। अगला है रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले पशु को आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं जो जुगालू करते हैं, रूमिनेंट कहते हैं उनको। पश्मीना सालें किस पशु के कोमल बालों से बनाई जाती है? तो पश्मीना जो सालें हैं बकरी के, कश्मीरी बकरी के बालों से बनाई जाती है, यानी कि पश्मीना सालें कश्मीरी बकरी के बालों से तैयार की जाती है। तो 18वें प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कश्मीरी बकरी। 19वां प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए। अभी भी चैनल पे आप बने हैं तो लाइक कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएं। सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है? यानी कि सभी जो प्राणी हैं इनको विषमभोजी के रूप में समूहीकृत किया गया है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ॉरनहाइट में 98.6 फ़ॉरनहाइट होता है। एसिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध के अंदर, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? इसमें फार्मिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है नींबू के अंदर, लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में होता है और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। अगला है 23वां प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका सूत्र जो है NaHCO3 है। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है Na2CO3 है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला MgCO3 है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH2 है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना निम्न में से किस क्षेत्र में होगी? तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाएंगे। मांसाहारी जंतु जैसे शेर हैं, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। 25वां, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा वर्णन करता है? तो गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान, अधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क। तो गर्म और आर्द्र यहाँ पे। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राणी सबसे तेज चाल को प्राप्त करता है? तो चीता जो है सबसे ज़्यादा भागता है। 27वां प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबक में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है? तो ये प्रयोग ओरेस्टेड ने किया था। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव को बताया था, यानी कि जब किसी चालक में करंट प्रवाहित किया जाता है तो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। वाहनों के पार्श्व यानी कि साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग? तो पार्श्व मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करता है और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा और यानी कि काल्पनिक इमेज बनाता है और सीधा इमेज बनाता है। 29वां प्रश्न, बिंब के बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो ये अवतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। जब अवतल दर्पण जो है उसके सबसे नज़दीक वस्तु रहेगी तो उस समय आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और डेंटिस्ट जो होते हैं यानी कि दांत रोग विशेषज्ञ होते हैं, इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो दांत का बड़ा प्रतिबिंब के लिए बिंब के से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। रोहन अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण उसके प्रतिबिंब की दूरी है 4 मीटर, तो वह दर्पण की ओर 1 मीटर चला जाता है। तो रोहन उसके प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पे जैसे दूर जाएगा तो वो 3 मीटर तो वो दर्पण से वो है और 3 मीटर उसका प्रतिबिंब है, तो 6 मीटर हो जाएगा। यानी कि जैसे ही वो 1 मीटर चलता है दूर तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी 1 मीटर दूर चले जाएगा। तो यहाँ पे 4 मीटर थी तो अब ये 6 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1-1 मीटर दोनों तरफ बढ़ जाएगी। यानी कि प्रतिबिंब से जो रोहन है वो इधर 3 मीटर गया तो उधर भी प्रतिबिंब भी अपने दर्पण से 3 मीटर अंदर है, तो 3 और 3 6। तो यहाँ पे रोहन से उसके प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है 3 + 3 यानी कि 6 मीटर। यानी कि 3 मीटर जो दूरी है वह रोहन से दर्पण की है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है 3, तो 3 + 3 6 31। तो स्टूडेंट्स हमारा 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक फसल खरीफ की फसल नहीं है? यानी खरीफ की फसल उगाई जाती है वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती? तो यहाँ पे धान उगाई जाती है, कपास भी उगाई जाती है, मक्का भी उगाई जाती है, जबकि चना जो है ये विंटर टाइम पे यानी कि ये रबी की फसल का उदाहरण है। अगला, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं है, यानी विषाणु द्वारा नहीं होती है? तो यहाँ पे एंथ्रेक्स है, ये विषाणु द्वारा नहीं होती है, जीवाणु द्वारा होती है, जबकि इन्फ्लुएंजा, एड्स वगैरह ये सब वायरल वाली है। निम्न
हमारा अगला प्रश्न है 33वां, निम्न में से किसके उत्पादन में खमीर यानी कि यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यीस्ट का उपयोग शुगर से यानी कि शक्कर से एल्कोहल बनाने में किया जाता है, यानी कि शुगर का एल्कोहल में बदलना कहलाता है किण्वन कहलाता है या फर्मेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे एल्कोहल हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि खमीर का उपयोग हम एल्कोहल बनाने में करते हैं, यानी कि एल्कोहलिक इंडस्ट्रीज़ में या शराब जो उद्योग है उसमें इसका उपयोग किया जाता है खमीर का। 34वां प्रश्न है, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक निम्न में से किसको माना जाता है। तो जो घरेलू मक्खी जो होती है वो जो संचारी रोग होते हैं उसमें आम वाहक होती है, यानी कि बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। अगला है, रेयन रेशा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो रेयन जो है लकड़ी की लुगदी यानी कि वुड पल्प की सहायता से इसको प्राप्त किया जाता है। रेयन जो है एक प्रकार का मानव द्वारा निर्मित रेशा कहलाता है, यानी कि इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, यानी कि ये एक सिल्क की तरह होता है। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगे प्रश्न। थैंक यू वीडियो में जुड़ने